प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम एक और वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसमें मैंने आपको जो ग्रुप में सैम्पल पेपर सेंड किए हुए हैं उस सैम्पल पेपर को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सैम्पल पेपर काफ़ी लंबा होता है, तो एक वीडियो में कंप्लीट कर पाना तो मुश्किल है। इसके लिए हम 2 वीडियो का इस्तेमाल करेंगे। और यदि आपको कहीं कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं यह वीडियो छत पर बैठकर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आपको आवाज़ का थोड़ा इशू हो सकता है कभी कभी आपको आवाज़ कुछ बाहरी आवाज़ आए, तो आप उसको मैनेज करने का प्रयास करेंगे। तो फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b, a की वैल्यू इतनी दे रखी है, b की वैल्यू इतनी दे रखी है के रूप में लिखा जाता है, जहां x y z अभाज्य संख्याएं हैं, तो LCM ऑफ ABC। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो LCM होता है, LCM में कॉमन में तो बड़ा वाला लेते हैं और मल्टीप्लाई जो बचा उसको ले लेते हैं। यही तो बताया था मैंने आपको LCM में। आप कहेंगे यस सर। तो अब देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। भाई हम यहाँ देखते हैं तो इसके पास देखो x है, इसके पास सिर्फ x है और इसके पास x स्क्वायर है। तो हम कौन सा लेंगे? आप कहोगे सर जी हम x स्क्वायर लेंगे। फिर इसके पास y की पावर 3 है, इसके पास सिर्फ y है, तो हम कौन सा लेंगे? y की पावर 3 लेंगे। अब इसके पास क्या बच गया? इसके पास एक चीज़ बच जाती है जिसका नाम है z, तो हम एक z ले लेंगे। तो क्या इस तरीके का हमारा कोई ऑप्शन है? x स्क्वायर y की घात 3 z, x स्क्वायर y की घात 3 z। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, फिर इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आ गया। इसने कहा है इन दोनों का HCF बताइए। तो इन दोनों का HCF बताने के लिए पहले हमें इनको फैक्टर करना होगा। तो चलिए पहले इसको फैक्टर कर लेते हैं। मुझे 3 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 2 आए। तो यदि मैं इसको लिख देता हूँ x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के x प्लस 2, तो अब इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन आ जाएगी, इन दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? x माइनस 2, और यहाँ से मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? x माइनस 2। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से x माइनस 2 कॉमन आ गया, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है। और यहाँ से क्या बचा? यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर क्या बच गया? -1 बच गया। तो इसका मतलब है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे ही सेम अब दूसरे वाले नंबर को तोड़ लेते हैं। दूसरा वाला नंबर क्या कहता है? इसको इधर कर लेते हैं, यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस x, और उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस 3। तो अब ऐसे ही इसको ले लो। अब इसमें से एक कॉमन आ जाएगा, इसमें से एक कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया? x माइनस 3, और यहाँ से क्या कॉमन आ गया? -1 कॉमन आ गया, तो यहाँ से भी क्या आ गया? x माइनस 3। इसका मतलब है मैं इसको कैसे लिख पाया? इसको मैं लिख पाया, इसको तो मैंने लिखा x माइनस 2 और x माइनस 1, और इसको मैंने क्या लिखा? इसको मैंने लिखा x माइनस 3 और x माइनस 1। क्या लिखा है? x माइनस 3 और x माइनस 1। अब मुझे देखना है, अब इसने पूछा है, क्या पूछा है सवाल में? इसने पूछा है HCF। तो HCF मैंने आपको क्या बताया था? HCF मैंने आपको बताया था जो कॉमन होता है दोनों के पास होता है। तो अब अगर मैं यहाँ ध्यान से देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि x माइनस 1 इसके भी पास है और x माइनस 1 इसके भी पास है। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा HCF हो जाएगा x माइनस 1। यही हमारा क्या है? आंसर। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं है। ये रहा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको समझेंगे। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 तथा -4 हैं। अगर आप वैसे ये वाला चैप्टर आपके सिलेबस में है नहीं अभी मिड टर्म में, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आ गया है तो मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास समीकरण बनाने का सूत्र होता है, समीकरण का फॉर्मूला क्या है? समीकरण का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा यदि समीकरण के मूल हैं तो वो x प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब अल्फ़ा बीटा क्या है, मान लेते हैं ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो दोनों को जोड़ देंगे क्या आएगा, -3 प्लस के 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। और ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, देखो 3 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 4 तिया 12, लेकिन माइनस का 12। अब दोनों चीज़ यहाँ रख देते हैं, क्या क्या रखना है, एक तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ये रही और एक अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही, रख देते हैं इसमें। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, किस में रखना है, इसमें एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 और पीछे क्या लगा हुआ है इसके x, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 12। अब 1 को तो लिखते नहीं है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। इस तरीके का कोई ऑप्शन है, आप कहेंगे सर बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 1 ये रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है k का वह मान बताइए जिसके लिए समीकरण का हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है, जब एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, या एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन इसको इस तरीके से काट रही है, तो केवल एक ही जगह पर तो काटती है यहाँ पर, तो जिस पॉइंट पर काटती है ये पॉइंट क्या कहलाता है, यूनिक पॉइंट कहलाता है। तो इसका मतलब है ये वाला फार्मूला हमने कब पढ़ा था, हमने पढ़ा था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तभी तो होता है ये। तो आप सॉल्व करके देख लेते हैं। a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है k, और a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू है 6। ऐसे ही b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू है -2, और c2 की वैल्यू क्या है, सॉरी b2 की वैल्यू क्या है, -2। बस अब रख दो तो क्या हो जाएगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रख ले। अब a1 की वैल्यू क्या है, k है, a2 की वैल्यू क्या है, 6 है, जो बराबर नहीं है किसके, b1 की वैल्यू क्या है, -2 है, और b2 की वैल्यू क्या है, -2 है। अब इसको देख लो ज़रा, अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कितनी बार कट जाएगा, 1 बार, तो क्या आया, यहाँ से आया k/6 नॉट इक्वल टू 1/1। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, अब यहाँ पर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा k कम k और 6 बन जा 6, यानी कि k किसके बराबर नहीं होगा, 6 के बराबर नहीं होगा। तो है कोई ऐसा ऑप्शन, देख लेते हैं। ये रहा k नॉट इक्वल टू 6, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे चलते हैं। इसको देखो, ये कह रहा है यदि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है तो दो समीकरणें प्रदर्शित करती हैं कौन सी रेखाएं। देखो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, मैंने आपको बताया था जो एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है इस प्रकार से, और एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन इसको ऐसे काट रही है, तो ये दोनों ही लाइन कौन सी लाइन होती हैं, संगत होती हैं। कौन सी होती हैं, संगत। तो क्या इस तरीके का कोई ऑप्शन है इसमें कहीं, देखो प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रतिच्छेद वाले के लिए तो ये आ गया, या संपाती होती हैं और संपाती वाले के लिए ये आ गया। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए, हमारा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। अगर वीडियो में हवा तेज़ चल रही है, वीडियो में अगर आवाज़ ज़्यादा आती है तो आप उसको मैनेज करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा सवाल है, समझने के लायक सवाल है। ये कह रहा है कि यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर दिया है तो टेन थीटा बताइए। तो सबसे पहले मुझे एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ यहाँ, ये मैंने बना लिया ट्रायंगल। अब मैंने आपको सिखा रखा है लाल बटे कक्का, LAL बटे KA। अब आप देखिए साइन के लिए कौन सा होता है, साइन के लिए होता है ये वाला,
ये होता है साइन के लिए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लंब। अब इसके देखो नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे इसके क्या होगा 1, तो एक्स स्क्वायर बटे 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से साइन थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ एक्स बटे 1, यानी कि कर्ण कितना आ रहा है मेरा, कर्ण कहाँ है, ये हो गया मेरा लंब और ये हो गया मेरा कर्ण। कर्ण कितना है 1 है और लंब कितना है, लंब है x, तो ये निकालना है। तो अब आपको पता है, ये वाला आप लिख लेना, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे बोर्ड की ज़रूरत पड़ रही है। चलो अब यहाँ इससे कैसे निकालूंगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी कर्ण दे रखा होता है कर्ण, तो कर्ण में से इस वाले को घटा देते होते हैं तो ये वाला निकल आता है। तो घटा दो तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये क्या है आधार है, तो b निकालना है मुझे, b। तो b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें किसी को कोई परेशानी, आप कहेंगे सर जी कोई परेशानी नहीं है। अब इसने हमसे पूछा है tan, l a l बटे k a। तो इसमें tan क्या होता है, आप कहोगे सर जी tan होता है लास्ट वाला ये, यानी कि tan क्या हो जाएगा लंब, लंब क्या है x, और आधार क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या इस तरीके का कोई ऑप्शन है, x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा b। तो ये वाला क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये भी एक अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है कि यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो समझो, क्या मैं इसको, इस वाले को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर -1। देखो ये प्लस का 1 है इधर, तो इधर आके माइनस का 1 नहीं हो जाएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। फिर आप एक चीज़ और जानते हो, हमें क्या पता है, हम जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, पढ़ा है हमने ये। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये किसके बराबर आ गया 1 के। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू तो दे रखी है, प्लस की दे रखी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है ऊपर, ये प्लस है, ये प्लस। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है -1, तो रख दो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और यहाँ रख दो इसकी जगह पे -1 बराबर 1। अब आपको पता है ये -1 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन -1। अब 1 अपॉन -1 को क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू -1। तो देख लो इस तरीके का कोई ऑप्शन है क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पूछी थी, कितनी आ रही है -1। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ये भी अच्छा है, आप थोड़ा सा इसको समझेंगे। ये जो दूसरा वाला लिखा हुआ है ये थीटा है, थीटा, इसका पेट चीर लो आप हल्का सा, थीटा है ये, थीटा, ठीक है।
तो ये कह रहा है इनके बीच की दूरी बतानी है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि यदि पॉइंट x1 y1 है, यदि पॉइंट x1 y1 है और दूसरे पॉइंट x2 y2 हैं, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बस x की जगह पे क्या है? a साइन थीटा है, सॉरी x2 की जगह पर क्या है? 0, तो 0 माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस y2 की जगह पर क्या है? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर है, थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 0। तो अब ये 0 से तो कोई मतलब नहीं है, ये क्या बचेगा? ये बचेगा a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो प्लस हो जाएगा ये, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ से मुझे a स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1, तो क्या लिखूँगा? a स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, तो आगे क्या हो आ जाएगा? a स्क्वायर, और a स्क्वायर का बाहर क्या आ जाएगा? a, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा a। अब a देख लेते हैं, a कौन से ऑप्शन में है, चलते हैं ऊपर, है क्या किसी ऑप्शन में? a मिल गया, ये रहा, ये a क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, ये कह रहा है बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। अब यहाँ पर x1 की जगह पर कितना दिया है? 5 दिया है, और सॉरी x की जगह पर, और y की जगह पर क्या दिया है? p दिया है, तो p प्लस q का मान इसने पूछा है। तो पहले वाले में लिख लो 5, 5 किसके बराबर हो जाएगा? 5 बराबर x1, x1 क्या है? ये रहा 3p प्लस x2 क्या है? -2, तो +2 - 2 बटे 2 बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, बराबर 3p हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 3p इक्वल टू 10 प्लस के 1, तो 3p इक्वल टू 11, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 बटे 3। p की वैल्यू निकल कर आ गई मेरे पास। अब मैं बाकी को हटा देता हूँ, सिर्फ p की वैल्यू को लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है उतनी। तो p की वैल्यू आई 11 बटे 3, p बराबर 11 बटे 3। ऐसे ही q की वैल्यू निकाल लूँगा, तो q की वैल्यू क्या आएगी? p बराबर y2 प्लस y1, तो y1 क्या है? 4 है, y2 क्या है? q है, बटे 2। तो फिर यहाँ से एक मान के क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2p, और ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस q। अब 2p, अब p की वैल्यू क्या है मेरे पास? p की वैल्यू मेरे पास आई है, ओ होए गलती कर दी यार, चलो देखते हैं। अभी मुझे लग रहा है शायद नीचे वाला जो 2 था मैंने यूज़ नहीं किया, अभी पता चल जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11/3
इक्वल टू 4 प्लस क्यू। तो ये इधर कर देता हूँ। तो 11 टू जा कितना हो जाएगा 22y3 इक्वल टू 4 प्लस क्यू। तो अब क्यू बराबर क्या हो जाएगा 22y3, ये प्लस का 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा 22, इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसके साथ कर देंगे 12/3। तो q की वैल्यू कितनी आ गई 22 में से 12 गई तो कितनी आ गई 10/3। अब इसने सवाल में पूछा क्या है, इसने पूछा है p प्लस क्यू। तो p की वैल्यू कितनी आई थी, p की वैल्यू आई थी 11/3 और q की वैल्यू कितनी आई है 10/3। अब भिन्न में मैंने आपको बताया था जब नीचे वाली संख्या सेम होती है तो डायरेक्ट जोड़ देती हैं। 3 11 प्लस के 10 कितना हो गया 21/3। और अब 3 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा 3 7 21। तो कितना आ जाएगा आंसर, p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, p प्लस क्यू की वैल्यू आ गई 7। क्या कोई ऑप्शन है ऐसा, ये रहा मिल गया। ठीक है आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताइए जब मुझे ये दे रखा है। सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया नीचे से सॉल्व करेंगे। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये निकल कर आ जाएगा z। तो 15 दूनी 30, z की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा इन दोनों की तो निकल कर आ जाएगा y। तो y कितना आ जाएगा 30 दूनी 60। अब यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा इन दोनों की तो निकल कर आ जाएगा x। कितना निकल कर आ गया 120। अब इसने पूछा है तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू है 120, y की वैल्यू है 60 और z की वैल्यू है 30। तो जोड़ लेंगे अब इसको 180 210 कितनी आ गई 210 है किसी ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। बहुत आसान प्रश्न है ये अभी आपका सिलेबस में है नहीं इस बार मिड टर्म में, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया है तो समझ लो। एक आध समझा देता हूँ, सारे नहीं समझाऊंगा अगर ऐसे आएंगे तो। कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि ये एक द्विघात बहुपद कहा जाता है यदि, सीधा सीधा ध्यान रखो, a इक्वल टू 0। अगर a इक्वल टू 0 हो गया, देखो मैं इसमें रख देता हूँ a इक्वल टू 0, थोड़ा सा समझा देता हूँ। 0 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा 0। तो 0 प्लस के bx प्लस के c। इसीलिए मैं कभी भी a को 0 नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैंने a को 0 रख दिया तो इसमें से तो एक्स स्क्वायर ही गायब हो गया ना। और जब इसमें से एक्स स्क्वायर गायब हो गया तो ये द्विघात बहुपद समीकरण कहाँ रहा। इसीलिए इसका कभी भी a क्या नहीं होना चाहिए 0। आगे चलते हैं। इस सवाल को देख लो, ये आ गया बीपीटी थ्योरम से, इसको a मान लो यहाँ a। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बाई बीपीटी थ्योरम, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। अब AD की वैल्यू क्या दे रखी है x दे रखी है, DB की वैल्यू क्या दे रखी है x प्लस 1 दे रखी है, इक्वल टू AE की वैल्यू क्या दे रखी है x प्लस 3 दे रखी है, और EC की वैल्यू क्या दे रखी है x प्लस 5 दे रखी है। बस हो गया सवाल, कुछ नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों की आपस में, इन दोनों की आपस में, तो क्या आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब मैं इधर वाला रफ कर देता हूँ, चलो आगे है स्पेस। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, देखो यहाँ इन दोनों की करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसकी इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, ऐसे ही इस बार इसकी कर लो इसकी। तो जब x की करेंगे x में तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जब x की करेंगे किस में x की करेंगे 3 में तो क्या हो जाएगा 3x। अब 1 की करेंगे x में तो क्या हो जाएगा x, और 1 की करेंगे 3 में तो क्या हो जाएगा 3। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, कट गया। ये 5x है
ये 3x और 1x कितने हो गए 4x, इधर आके उधर जुड़ रहे हैं तो इधर आके क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। उधर क्या बचा 3, तो 5x में से 4x गई तो कितना आ गया x, और x में x बराबर कितना आ गया 3। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, x की वैल्यू निकल कर आई 3। क्या कोई है ऐसा ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कह रहा है वह बिंदु जहां रेखा y बराबर mx प्लस सी x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। भाई ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट होता है तो वो कैसा होता है, वो होता है x, 0 के रूप में। तो सबसे पहले तो ये देखो कि वो वाला आंसर होगा जिसमें पीछे वाला 0 होगा। पीछे वाला 0 किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। इसका मतलब चारों ही आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ से हमारा कुछ भी जुगाड़ सेट नहीं हुआ। अब हम देखते हैं, अब हम जानते हैं क्या, इसमें मैं क्या रख दूँ, x अक्ष पर क्या होता है y बराबर 0 रखने पर रख दो y बराबर 0। तो 0 बराबर mx प्लस सी। तो mx बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस का c है, इधर आके माइनस का c हो जाएगा। और m जो है x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई माइनस के c अपॉन m, और x पे y क्या होता है 0। ऐसा ऑप्शन मिल रहा है कोई, c/m, ये मिल गया है ना, है माइनस के c/m 0। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा का मान बताइए। कर लेते हैं इसको भी। भाई tan थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटे आधार। तो त्रिभुज बना लूँ, लंब दे रखा है कितना 4, आधार कितना दे रखा है 3। तो आपको पता है ये कितना निकल कर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 25 यानी कि 5। अब पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है L बटे K A। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5। बस अब इसको उठा के इसमें रख दो, आंसर निकल कर आ जाएगा हमारा। रख दे, ये रहा 1 की जगह 1 माइनस साइन थीटा की जगह 4/5 बटे 1 प्लस साइन थीटा की जगह 4/5। इसमें किसी को कोई दिक्कत, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस के 4/5, और नीचे क्या हो जाएगा 5 प्लस के 4/5। अब ये दोनों नीचे नीचे दिख रहे हैं तो ये वाला 5 और ये वाले 5 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आगे क्या आ जाएगा, 5 में से 4 गई तो 1, और 5 और 4 9, 1/9 आ गया। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और 9 किसका होता है 3 का। तो 1/3 आना चाहिए। 1/3 है किसी ऑप्शन में, ये रहा 1/3। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में आयत ABCD का परिमाप। भाई आयत का परिमाप क्या है, इसको ऐसे समझो। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ तक चला जाऊँ, यहाँ तक, और यहाँ से मैं यहाँ तक चला जाऊँ, और यहाँ से मैं यहाँ तक चला जाऊँ, और यहाँ से फिर वापस यहाँ आ जाऊँ। तो मैं यहाँ से लेकर ये जो जितना चलूँगा, ये गोल नहीं चलूँगा। आप इसको गोल मत समझना, ये गोल नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ, ऐसे समझो। पहले मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से मैं यहाँ आया, फिर यहाँ से मैं यहाँ आया, और फिर मैं यहाँ से यहाँ आया। तो मैं जितना चला यही मेरा परिमाप होता है। तो निकाल लेते हैं। अब आपको पता है कि ये 20 दे रखा है, ये दे नहीं रखा। आपको पता है यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, मैंने इसको मान लिया x। तो अब ये आ रहा, ये क्या है मेरा आधार है, और लंब है, और ये क्या है आधार। और लंब और आधार किस में आती हैं, tan में आती हैं। तो मैं ये नहीं लिख सकता क्या tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। अब tan थीटा, tan कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है,
और लंब कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। आधार मैंने माना है x। तो अब इधर देख लो, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो 1/√3 बराबर 20/x। तो x की अब ये इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x, और जब √3 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20√3। अब देखो मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ, जब समझ में आएगा। अगर भाई ये मेरा 20 है तो इसके सामने वाला ये भी क्या होगा, 20। ये कितना निकल कर आया है मेरा, ये निकल कर आया है मेरा 20√3। कितना निकल कर आया है, 20√3। तो इसके सामने वाला ये भी कितना होगा, 20√3। तो अब इसने पूछा है आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 20 + 20√3 + 20 + 20√3, यानी कि चारों साइड्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 20 और 20 कितना हो गया, 40, और 20 और 20 कितना हो गया, 40, और पीछे क्या लगा हुआ है, √3। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 40 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा, 1 + √3। इस तरीके का ऑप्शन है कोई, 40 स्क्वायर रूट के अंदर 1 + के √3। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है एक दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 2/9 है। भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है जी, और वृत्त के क्षेत्रफल का और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, x/360 डिग्री इंटू πr²। देखो पाई से पाई कट गया, r² से r² कट गया, क्या बचा, गड़बड़ कर रहे हैं क्या कुछ, हाँ गड़बड़ तो कर दी ना। देखो ये तो लिखा ही नहीं कि 2/9 के बराबर है। ये कह रहा है जो वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये कितना है, 2/9 है, किसका, इसके क्षेत्रफल का। किसके क्षेत्रफल का, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, x एंगल बना हुआ है, x/360 इंटू πr²। अब समझो, पाई से पाई, y² से y²। अब 2 से काट दो इसको 180 बार, ठीक है। नौ दूनी 18, 20 डिग्री आना चाहिए, क्या गड़बड़ कर दी। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 100 आना चाहिए इसका आंसर। यार कैसे गड़बड़ हो रही है। θ/360 डिग्री होता है ना, x/360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 2/9 है, इधर तो 1 है ना, तो 180 बटे, कुछ मिसप्रिंट हो रहा है सवाल में, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, कुछ पढ़ने में दिक्कत हो रही है, क्या हो रहा है। चलो इसको देख लेंगे अभी बाद में। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये कह रहा है यदि वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और वर्ग का माप 4 है तो वर्ग चिन्ह बताइए। देखो वर्ग अंतराल क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है, पहले निकाल लो वर्ग माप। वर्ग माप क्या होती है,
वर्ग माप होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। ठीक है, तो अब वर्ग माप दे रखी है 4 और इसकी अपर लिमिट दे रखी है कितनी, हाँ प्लस होता है, सॉरी लोअर लिमिट ये है इसकी अपर लिमिट यानी कि u की वैल्यू दे रखी है, तो बराबर 27 प्लस l कितना है, l निकालना है बटे 2, इसको कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 बराबर 27 प्लस l। 1 मिनट रुकेंगे बेटा, 1 मिनट, कुछ अर्जेंट काम आ गया है, अभी आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कुछ काम आ गया था तो मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को शुरू से। क्या कह रहा है ये कह रहा है यदि वर्ग अंतराल की उच्च सीमा 27 और, देखो वर्ग अंतराल कैसे निकलता है, जैसे मान लो मैंने कहा 23 से 27 है, तो वर्ग माप क्या होगी इसकी, 27 में से 23 घटा दो तो वर्ग माप कितनी निकल कर आ जाएगी 4, ऐसे निकलते हैं। तो अब इसको समझो, ये क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, हाँ बराबर वर्ग माप क्या हो जाती है, वर्ग माप। अब अपर लिमिट कितनी दे रखी है 27 माइनस एल, वर्ग माप कितना दे रखा है 4 दे रखा है, देखो ये रहा। तो अब इस एल को तो इधर ले जाऊँ और 4 को इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा 27 माइनस के 4 बराबर एल, तो एल की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 23, यानी कि अपर लिमिट निकल कर आ गई कितनी, अपर लिमिट निकल कर आ गई 27 दे रखी थी और लोअर लिमिट निकल कर कितनी आई 23। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल क्या होता है, इसको साफ कर देता हूँ यहाँ से, आप लिख लेना। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल होता है बेटा क्या, अपर लिमिट प्लस, मैंने पहले दूसरा लिख दिया था, लोअर लिमिट बाई 2। अपर लिमिट कितनी थी 27 और लोअर लिमिट कितनी थी 23 बटे 2। 27 और 23 कितने हो गए 50 बटे 2, 2 से काट देंगे कितनी बार 25 बार, तो कितना आ रहा आंसर 25 है क्या कोई ऑप्शन में, ये रहा 25 नंबर। ठीक, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, ये सवाल थोड़ा मुश्किल है तो टाइम टेकिंग भी, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ये वाला अभी आपके मिड टर्म के सिलेबस में है भी नहीं, पहले था, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। फिर भी अगर कोई बच्चा इससे पूछने का इच्छुक है तो कमेंट कर देना, मैं इसका आंसर बता दूंगा। अगले पर आ जाते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, क्योंकि इसमें हमें पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी पड़ेगी, फिर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के बाद हमें सारी लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी, तब सवाल होगा, थोड़ा लेंदी सवाल है। चलो पहले एक बार उसको देख लें, पीछे वाले सवाल को, उसमें क्या गड़बड़ी कर रहे थे हम, कहाँ गया, ये रहा। ये हमने सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या गड़बड़ करी है हमने। एक चित्र में ठीक है, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल लिखो, इसका क्षेत्रफल होता है x/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं, x का इसने थीटा x दे रखा है ना, और इधर क्या होता है, इसका होता है, इसने हमने पहले उल्टा कर दिया। ये कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 2/9 है, 2/9 है इसके। तो अब देखो दूसरा ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x/360 बराबर 2/9, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो क्या निकल कर आ जाएगा 9x बराबर 720। तो अब x बराबर क्या आ जाएगा 720 बटे 9। अब 9 से काटेंगे इसको, 9 8 72, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, x = 80 डिग्री। 80 डिग्री है क्या कोई ऑप्शन, ये रहा x = 80 डिग्री। नेक्स्ट पर चलते हैं, पहले हम क्या कर रहे थे, हमने उल्टा रख दिया था,
देख लो, अभिकथन एवं कारण वाले सवालों में बच्चों को दिक्कत रहती है। एक बार इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं और तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। दूसरा क्या कह रहा है, अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका मतलब है कि जब पहला भी सही हो, दूसरा भी सही हो और उनके बीच कोई रिलेशन हो, पहला भी सही हो, दूसरा भी सही हो और उनके बीच क्या हो, कोई रिलेशन, तब पहला ऑप्शन होता है। लेकिन पहला भी सही हो और दूसरा भी सही हो लेकिन उनके बीच कोई रिलेशन ना हो, तब दूसरा सही होता है। और यदि पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला गलत है, दूसरा सही है। अब आगे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, यदि अभिकथन x बराबर 5 पाई बराबर 1 समीकरण इतने का एक हल है तो p का मान +-3। ये निकाल के देख लेते हैं, कुछ नहीं करना, यानी कि x बराबर 5 और y बराबर 3 इसमें रख दो, रखें 2x + y - p² बराबर 2। x की जगह पर रखना है 5, तो 2 × 5 प्लस y की जगह पर रखना है 1 माइनस p बराबर 2, p² है सॉरी, तो 10 हो जाएगा +1 माइनस के p² बराबर 2। इधर कर लेते हैं, 10 और 1 कितना हो गया 11 माइनस के p² बराबर 2। अब ये देखो p² को तो ले जा रहा हूँ इधर और 2 को ला रहा हूँ इधर, तो p² तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 2 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर p²। तो p² बराबर कितना आ गया 9। तो यहाँ से p बराबर क्या आ जाएगा, √9। और जब भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आती है तो वो दोनों के साथ आती है, प्लस में भी और माइनस में भी। सॉरी, √3 नहीं, 3 सिर्फ, +-3। तो ये वाली बात तो सही होगी। क्या सही हो गई, क्या इसकी वैल्यू कितनी है, √3 है, सही है। समीकरण का हल हमेशा समीकरण को संतुष्ट करता है। भाई ये वाली बात तो सही है ना, कि समीकरण का हल समीकरण को संतुष्टि तो करता है, तभी तो आंसर निकल के आता है। आप कहेंगे यस सर, इसका मतलब पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया और दूसरा पहले की सही व्याख्या है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन जो था। ए ऑप्शन कहाँ है, शुरू में ये वाला, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा का मान 2tan² + 1 है और थीटा बढ़ने पर कॉस का मान बढ़ता है। देखो ये तो बहुत ही क्लियर है, सेकंड वाला तो गलत है एकदम। क्यों गलत है समझो भाई, आपने देखा होगा cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो गलत नहीं है, तो सही है। इसने कहा घटता है, मुझे लगा बढ़ता है। थीटा बढ़ने पर, जैसे थीटा कितना हो गया 0 से 45 हो गया, तो वैल्यू भी क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन एक्चुअल में ना इसका देखो एग्जैक्ट आंसर ये है कि 0 से 45 तक के लिए साइन बड़ा होता है और 45 से 90 के लिए कॉस बड़ा होता है, ठीक है। तो थीटा बढ़ने पर कॉस का मान क्या हो गया, बढ़ गया। 0 पर 0 था, लेकिन 45 पर क्या हो गया, घटता है। 45 पे क्या आ गया, 1/√2 आ गया। और जैसे जैसे cos 90 होता है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, एक मिनट, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो इसका मतलब cos बढ़ने पर थीटा का मान क्या होता, थीटा बढ़ने पर cos का मान क्या होता है, कम होता है। ये वाली बात तो क्या हो गई एकदम सही। पहली वाली बात को देख लेते हैं, पहली वाली बात क्या कह रही है भाई। अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ, तो a की पावर 4 b की पावर 4 बन रहा है। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, sec² a माइनस tan² a, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब इन दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वापस से सेम पावर आ जाएगी 4। तो अब ये क्या बन गया, a² - b²। और a² - b² क्या होता है, a² - b² होता है a² + b², सॉरी a + b और a - b। तो a क्या है यहाँ पर, sec² a है, sec² a + tan² a, और एक हो गया sec² a माइनस sec² a प्लस, सॉरी माइनस आएगा ना, प्लस वाला तो लिख चुके, माइनस tan² a।
अब सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए को तो कुछ नहीं कर सकता, इसको ऐसे लिखा रहने दो। आपने पढ़ा नहीं है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, और ये वाला टेन स्क्वायर ए ये रहा प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अब क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए, कितना आ जाएगा 2 टेन स्क्वायर ए। तो यही तो शायद देख लेते हैं एक बार क्या था। हाँ, ये कह रहा है कि 2 टेन स्क्वायर ए प्लस 1 होता है, यही तो आ रहा है 2 टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अभी और कहना सर 1 आगे आ रहा है उसमें पीछे आ रहा है, नहीं सही बात है। तो हाँ, यहाँ से हमें क्या पता चला, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, लेकिन पहले और दूसरे में आपस में कोई संबंध, भाई ये अब अलग सही है ये अलग सही है ना, पहले का दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। तो बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। इसी के साथ आपका खंड कै खत्म हो गया। अब आ गया आपका खंड ख, खंड बै कह देते हैं इसको, सेक्शन बी। इसमें 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। देखो ये कह रहा है दर्शाइए कि एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हम जानते हैं ऐसी संख्याएं जो एक के और खुद के अलावा किसी और से भी कटती हैं, एक और खुद के अलावा किसी और से भी कटती हैं, वो सब संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लो। 336, 2 से काटूंगा 2 एकम, 2 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटूंगा 8 बार, 2 से काटूंगा 4 बार, फिर 2 से काटूंगा 2 चौक 8 और 2 बार। अब फिर काटूंगा कितने से, 2 से काटूंगा 21 बार, अब काटूंगा 3 से 7 बार, और अब काटूंगा 7 से 1 बार। इसका मतलब है मैं इसको 336 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 2 4 बार आ रहा है, 3 की पावर 1 और गुणा 7 की पावर 1। तो मैंने क्या देखा, ये कितनी संख्याओं से कट रही है, ये कट रही है 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, 7 से कट रही है। अतः यह एक भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो बस यही था। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22। देखो, द्विघात बहुपद इतने के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक का मतलब क्या है, इसको गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि इसकी घात 2 है तो सॉल्यूशन कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो ये रहा, मैंने इसको पहले ही लिख कर यहाँ लिख लिया है ताकि आपको समझा सकूँ ज़्यादा अच्छे से। ये मेरे पास समीकरण है। अब मैंने आपको बताया था कि बीच वाले नंबर को ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पे तो बीच वाला नंबर आए और गुणा करने पर लास्ट वाला नंबर आए। आप कहोगे यस सर। तो जब अब मेरे पास है, अब लेकिन ध्यान रहे यहाँ आगे 1 होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ क्या है 3। तो पहले मन ही मन इन दोनों की क्या कर रहेंगे, मल्टीप्लाई। जब मैं 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 15। यानी कि अब मुझे बीच वाले नंबर को, इस नंबर को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पे तो -15 आए, लेकिन जोड़ने और घटाने पर क्या आए, 2√5 आए। तो मैंने इसको तोड़ लिया, 2√5 और 3√5 और रूट। देखो 3 की यहाँ इसके आगे क्या है, 1 है, 1। 3 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो क्या आएगा 3, लेकिन √5 की 5 में करूँगा तो क्या आएगा 5, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या आ जाएगा आंसर, -√15। तो ये बात सेटिस्फाई हो गई नहीं हो गई। और √3 में से 1√5 घटा दूंगा तो कितने बचेंगे, 2√5। दोनों बात मेरी सेटिस्फाई हो गई। अब बस देख लेते हैं। तो लिख दिया, तो 3x² 3√5 माइनस के √5x माइनस के 5 बराबर 0। अब इन दोनों में से एक जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों का एक जोड़ा बनाएंगे। तो अब पहले वाले जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, तो 3x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x प्लस √5। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, √5 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा x प्लस √5। मैंने आपको बताया था कि यदि आप सवाल को सही कर रहे हैं तो आपकी जो अंदर वाली वैल्यू आती हैं वो सेम आती हैं। ये अंदर वाली वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही है, आप कहेंगे सर बिल्कुल सेम आ रही है। अब जो अंदर वाली वैल्यू सेम आ रही है वो उसको एक बार लिखते हैं, तो एक बार लिख दिया, ये लिख दिया। यहाँ क्या बचा 3x लिख दिया, यहाँ क्या बचा -5, तो यहाँ क्या लिख दिया -5 लिख दिया। बस अब दोनों को एक एक करके शून्यक के बराबर रख दो। भाई दो संख्याओं को गुणा करने, देखो इसका मतलब ये है कि एक संख्या ये रही, एक संख्या ये रही,
इन दोनों को जब मैं गुणा करता हूँ तो जीरो आता है। तो जीरो कब आया होगा, या तो पहली संख्या जीरो हो या दूसरी संख्या जीरो हो, तभी तो जीरो आता है। आप कहोगे बिल्कुल सर, तो एक बार मैंने क्या मान लिया कि पहली संख्या जीरो थी और एक बार मैंने क्या मान लिया कि दूसरी संख्या जीरो थी। जब यहाँ से मैंने माना x प्लस √5 बराबर जीरो, तो x बराबर क्या आ जाएगा √5, क्योंकि प्लस का 5 है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 5। ऐसे ही इसमें ये माइनस का 5 है इधर आके प्लस का 5 हो गया, और ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके क्या कर दिया इसने डिवाइड। दो थे इसमें, दो सवाल करने थे, या तो ये कर सकते थे या आप ये कर सकते थे। दूसरा वाला देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस के b अपन। ये चैप्टर अभी आपको पढ़ाया नहीं गया क्योंकि आपके मिड टर्म के सिलेबस है नहीं, लेकिन आया गया तो बता दिया है। माइनस के b/a। अब b क्या दे रखा है, देखो b दे रखा है, ये होता है b जो x के आगे वाला होता है, क्या है 2k प्लस के 1, और a क्या आगे क्या है x स्क्वायर के आगे 3। तो 2x/3 गुणनफल क्या होता है इतना बटे इतना, तो गुणनफल क्या हो गया माइनस के k + 5/3। अब इसके क्या कह रहा है कि शून्यकों का योग और गुणनफल क्या है आपस में बराबर हैं, तो बराबर रख दिया। योग क्या आया था माइनस के 2k/3 और गुणनफल क्या आया था k + 5। अब बस इसको सॉल्व कर लो, बहुत आसान है। देखो 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, इधर क्या रह गया, इधर रह गया 2k + 1 बराबर k + 5। तो इस k को इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा 2k - k बराबर 5। ये प्लस का 1 है इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। तो 2k में से k गए तो कितना बचा k, 5 में से 1 गया तो कितने बचे 4। कितने बचे 4। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4। बस यही पूछा था इसने k की वैल्यू। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। ये प्रश्न है, ये कह रहा है कि 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो संगत चाप की लंबाई निकाल लेते हैं भाई। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अभी पीछे बताया था आपको, θ/360 × πr²। आर कितना दे रखा है 36, तो आर की वैल्यू क्या रख देंगे 36। ये बात, और ये दिया है कितने के बराबर 72 पाई के बराबर। जब मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा देखो कैसे, पाई से तो क्या कट जाएगा पाई, है ना, और ये क्या आ जाएगा, ये आएगा थीटा। मैं एक बार आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ θ/360 गुणा 36 गुणा 36। तो देखो 36 से 360 को काट दो 10 बार, और बराबर में कितना है इसके 72। 36 से 72 को काट दो 2 बार, तो क्या बचा θ/10 बराबर 2/1। अब इनकी क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा बराबर 10 दूनी 20। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया था, ये थीटा बराबर 20 इसलिए आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक। अब संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है θ/360/2 πr। देखो अंतर है, यहाँ था πr² और यहाँ क्या है 2 πr। अब थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 20, 36 हो गया, और 2 πr की वैल्यू कितनी है 72 पाई। गलत कर दिया क्या, हाँ 2 πr कितनी तो निकल के आएगा 36 दूनी 8। अब 2 πr की वैल्यू निकल के आई तो ये कितनी आ गई 72 पाई। अब सॉल्व कर लो, फिर इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। 0 से 0 कट गया, 36 से काट दो 2 बार, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो तो कितना आ गया 4 पाई। क्लियर है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ जाएगा। ये लास्ट सवाल है शायद आज का। ये क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में OA गुणा OB बराबर OC गुणा CD है, तो सिद्ध करिए कि एंगल A बराबर एंगल C होगा और एंगल B बराबर एंगल D होगा। देखो दिया है हमें, ये वाली बात तो दे रखी है, सवाल में दे रखी है। तो अब आप इसको समझो ज़रा, क्या मैं इस OC को इधर नहीं ला सकता, नीचे ले आया, और इस OB को इधर नहीं ले जा सकता। तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, OA/OC बराबर OD/OB। अब त्रिभुज देखो AOB तथा COB। AOB कहाँ है, ये रहा AOB नहीं होगा, AOD होगा, ये AOD, और COB ये D है, D, इसको D कर लो। AOD और COD में ये रहा। अब दो त्रिभुज हैं। अब ये तो हमें दे ही रखा है, और आपको पता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जूम करके दिखा रहा हूँ भाई, जितना
जितना एंगल ये होगा ये उतना ही एंगल ये नहीं होगा। आप कहेंगे यस सर, तो ये क्या हो गया शीर्षाभिमुख कोण। तो वही वाली बात मैंने यहाँ लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, ये रही कि एंगल AOD बराबर होगा एंगल COB के कौन से शीर्षाभिमुख कोण से। तब AOD और COB क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और आप जानते हो कि जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं, अतः एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C के और एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल D के। समझ में आ गई। एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C के और एंगल D बराबर हो जाएगा एंगल B के। बस यही प्रूव करना था। आगे चलते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है बस ये वाला। ये कह रहा है 2 मीनारें हैं, एक मीनार 30 सेंटीमीटर की है, 30 मीटर की है, और दूसरी मीनारें मान लेते हैं 20 मीटर की है। उनके शीर्ष, अब यानी कि यहाँ कहीं ज़मीन पर मीनार बनी हुई है, उनके शीर्ष का मतलब क्या है, एक मीनार का टॉप ये रहा, एक मीनार का टॉप ये रहा। तो इनको मिला देते हैं, मिला दिया। भाई इसको ऐसे भी तो मिला सकता हूँ, आप कहोगे सर बिल्कुल मिला सकते हैं। अब ये एंगल कितना है, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है, 60 डिग्री। दोनों मीनारों के बीच की दूरी बताइए। यानी कि एक मीनार, यानी कि या तो मैं ये दूरी निकाल दूं या ये दूरी निकाल दूं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो भाई ये पूरा 30 था, जब यहाँ से यहाँ तक ये 20 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ तक का ये कितना हो जाएगा 20। तो ये कितना हो गया 20, तो ऊपर वाला कितना बचा 10। तो अब मैं, और इसको मैं x मान लूँ दूरी को, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 10, आधार कितना है x, और tan थीटा कितना है 60। tan थीटा 60 है ना, बराबर 10 बटे x। अब थीटा की वैल्यू कितनी होती है √3। इधर क्या आ गया 10 बटे x। तो अब बटे 1 मान के क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x √3 बराबर क्या आ जाएगा 10। तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 बटे √3। अब x को नीचे से रूट को हटाने के लिए क्या कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो। नीचे √3 से मल्टीप्लाई, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा tan √3 बटे 9। यानी कि ये वैल्यू आएगी। आप इसको चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, पॉइंट में निकल कर आ जाएगी। तो दोनों मीनारों के बीच की दूरी क्या थी, x थी, x हमने निकाल दी। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और लगभग सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चनों को मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। फिर भी यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप उसको एक बार और समझने का प्रयास करें, और फिर भी आपके समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ कि आप इसे, अगर कोई आपका साथी तैयारी वगैरह कर रहा है तो आप इसे उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।